मूवी टिकट ब्लैक होने के उदाहरण से समझे फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है जिसमें करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं। सेबी बैन्स फ्यूचर ट्रेडिंग इन 7 एग्री कमोडिटीज। व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग? एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। एक हम बनाए देते हैं, लेना न देना, खरीदने चले चना। बात लेन देन से जुड़ी है, खरीद और बिक्री से जुड़ी है, और उस पर दोनों कहावतें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। कैसे? खबर के बहाने आपको बताएंगे। खबर क्या है? खबर है कि 20 दिसंबर 2021 से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने अगले एक साल के लिए 7 कमोडिटी को फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए बैन कर दिया है। सातों कमोडिटीज कृषि क्षेत्र से जुड़ी हैं। सेबी ने धान, गेहूं, सोयाबीन और इसके बाय प्रोडक्ट्स, सरसों और इसके बाय प्रोडक्ट्स, कच्चा पाम ऑयल और दलहनों में से मूंग और चने की फ्यूचर ट्रेडिंग पर बैन लगाया है। हालांकि मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों और चने की फ्यूचर ट्रेडिंग पर इससे पहले भी अगस्त और अक्टूबर 2021 के दौरान बैन लगा था। वित्त मंत्रालय के फैसले के बाद सेबी ने इस फैसले को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में लागू किया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज दरअसल स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही काम करता है, पर शेयर्स के बदले कमोडिटीज के वास्ते। माने सारी कमोडिटीज की खरीद फरोख्त MCX पर ही की जाती है। सेबी के फैसले के मुताबिक बैन की हुई कमोडिटीज में अगले आदेश तक कोई भी नई ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। हालांकि सेबी ने इन्वेस्टर्स को राहत देते हुए रनिंग पोजीशन वाली ट्रेडिंग यानी जो ट्रेड पहले ही ली जा चुकी है उनको स्क्वायर ऑफ करने की अनुमति दी है। स्क्वायर ऑफ यानी सौदा पूरा करने का मतलब हम आपको पहले ही शेयर मार्केट से जुड़े हुए कई वीडियोस में बता चुके हैं। खबर की शुरुआत से ही बार बार अपार चर्चा को प्राप्त हो रही दो चीजें, कमोडिटी और फ्यूचर ट्रेडिंग, क्या हैं ये समझेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज की फ्यूचर ट्रेडिंग पर बैन लगाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एक वित्तीय नियामक संस्था है। फोटो सोर्स बिजनेस टुडे। फैसले की वजह, खाने को नहीं दाने, चले प्रॉफिट कमाने। बात थोड़ी गंभीर है। दरअसल एसेंशियल कमोडिटीज की फ्यूचर ट्रेडिंग पर बैन के पीछे सरकार का उद्देश्य महंगाई कम करना है। ग्लोबल लेवल पर महंगाई इस वक्त अपने उच्चतम स्तर पर है। कोविड ने यूं भी आर्थिक स्तर पर पूरी दुनिया को पीछे ढकेला है, और अब इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर शंकाएं और डर वैश्विक बाजार पर हावी हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक और फेडरल रिजर्व महंगाई कम करने की कोशिशों में लगे हैं। ऐसे में एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर सेबी का भी मानना है कि इनकी फ्यूचर ट्रेडिंग को कुछ वक्त के लिए रोककर महंगाई कंट्रोल की जा सकती है। सही भी है, क्योंकि ये कमोडिटीज ही हैं जो पब्लिक की जेब पर सीधा असर डालती हैं। और फ्यूचर ट्रेडिंग करके इन कमोडिटीज से प्रॉफिट कमाने वाले इन्वेस्टर इनके प्राइस बढ़ा रहे थे। वैसे इन लोगों का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि फायदा तो आखिर फायदा है। डॉजकॉइन भले मजाक में शुरू हो, लेकिन एलन मस्क जैसा कोई व्यक्ति उसका नाम ले ले, लोग इन्वेस्ट करने लगे तो जनाब कीमत फिर इसकी बढ़ेगी ही। इसमें न तो डॉजकॉइन की गलती है और न ही कोई खास श्रेय। जो चलेगा वो बढ़ेगा। हाँ, आंकड़े क्या कहते हैं? बढ़ी हुई महंगाई समझने के लिए अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस महीने अक्टूबर में 4.48% से बढ़कर 4.91% आंका गया। ये पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। फर्क क्या पड़ेगा, इसे ऐसे समझिए कि CPI ही असल में आम लोगों की जिंदगी में महंगाई का एक पैरामीटर है। इसी CPI का एक हिस्सा कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स से तय होता है, जिसमें खाद्य सामानों की कीमतों में महंगाई का स्तर तय किया जाता है। CPI तय करने में सबसे बड़ा रोल खाद्य तेल यानी एडिबल ऑयल की कीमतों का है, जिसमें 29.67% की बढ़त रिकॉर्ड की गई है, जबकि टोटल फूड इन्फ्लेशन 1.87% है, जो कि 3 महीने के उच्चतम स्तर पर है।
और इसीलिए सरकार के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न सीपीआई के अलावा खास तौर पर खाद्य पदार्थों की महंगाई बना हुआ है। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े भी चढ़े हुए हैं। थोक कीमतों में महंगाई के चलते नवंबर में WPI 14.23% पर था। वहीं अक्टूबर में WPI 12.54% रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि लगातार 8 महीने से WPI डबल डिजिट में ही रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि नवंबर में WPI पिछले 5 महीनों के हाई पर है। वजह वही फूड प्राइसेस की महंगाई। हालांकि सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में भी कटौती की और राज्य सरकारों ने भी इसमें केंद्र सरकार का सहयोग किया, लेकिन बढ़ी हुई महंगाई पर एक्साइज ड्यूटी की कटौती का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो वो वजह हैं जिनके चलते एसेंशियल कमोडिटीज की फ्यूचर ट्रेडिंग रोककर सरकार महंगाई कम करना चाह रही है। अब आसान भाषा में समझते हैं कि कमोडिटीज और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। CPI की दरें दर्शाता हुआ ग्राफ फोटो सोर्स बिजनेस टुडे। कमोडिटी जमाना हमसे है। कमोडिटीज को बेसिकली दो कैटेगरीज में रखा जाता है। पहली हार्ड कमोडिटीज यानी वो जिन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर यूज करते हैं, जैसे कि गोल्ड, ऑयल, स्टील, लोहा वगैरह। और दूसरी कैटेगरी है सॉफ्ट कमोडिटी यानी ऐसी कमोडिटीज जो हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के तौर पर मिलती हैं, जैसे दाल, गेहूं, चावल, चाय वगैरह। किसी कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग की तरह ही इन कमोडिटीज में भी ट्रेडिंग की जा सकती है। और ये ट्रेडिंग होती है कमोडिटी मार्केट में। यहाँ आप किसी कंपनी के रेडीमेड प्रोडक्ट की बजाय उस प्रोडक्ट में लगने वाले कच्चे माल की बाइंग या सेलिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर आशीर्वाद आटा की बजाय गेहूं खरीदना और बेचना। यानी कमोडिटीज से तमाम फूड प्रोडक्ट बनते हैं जिनकी ट्रेडिंग की जा सकती है, जिस कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है उसके शेयर्स लेकर। लेकिन कमोडिटीज खुद में वो एसेट है जिन पर ट्रेडिंग होती है। और जाहिर है कि किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट की तरह ही इन्हें भी खरीदना, स्टोर करना और बेचना कुछ भी फिजिकली नहीं करना होता, बल्कि कमोडिटी एक्सचेंज पर इनमें इन्वेस्ट करना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब चलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग यानी वायदा बाजार की तरफ। फ्यूचर ट्रेडिंग वायदा बाजार। मान लीजिए आपकी जेब की हालत बिल्कुल चकाचक है। इस वक्त आपके पास खूब पैसे हैं और आप उन पैसों से 6 महीने का राशन खरीदना चाहते हैं। अब आप क्या करते हैं? परचून वाले के पास जाते हैं और सारा सामान घर में भर लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद देखते हैं चावल चूहे खाने लग गए, दालों में कीड़े लग गए, 2 दिन लाइट नहीं आई, फ्रिज में रखा बटर पिघलने लगा। मतलब नुकसान। इससे बेहतर तो ये है कि आप हर महीने राशन खरीदें। लेकिन सोचिए, अगर राशन के दाम बहुत तेजी से घटते बढ़ते हों तो, और कहीं इसकी कीमत लगातार बढ़ने लगे, तो आप कहेंगे कि इसी जोखिम के बारे में सोचकर ही तो आप एक मुश्त राशन खरीद रहे थे। तो फिर क्या कोई तीसरा विकल्प भी है? जी बिल्कुल। इसी तीसरे विकल्प का नाम है वायदा बाजार, जिसमें आपके और दुकान के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। करार हुआ कि अगले महीने यानी मई में वो दुकानदार आपको 5,000 रुपए में ही राशन देगा और उसके अगले महीने 6,000 में। फिर चाहे उस वक्त राशन की कीमत इससे कम हो या ज्यादा। इस सिस्टम में आप सामान तो करार के मुताबिक तय वक्त पर लेंगे, मगर पैसे कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त ही दे देने पड़ेंगे। अब ये जो आपके और दुकानदार के बीच आने वाले महीनों के लिए 5,000 और 6,000 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसे राशन मई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और राशन जून फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब आपको ये करना है कि मई और जून में दुकानदार के पास जाकर अपना राशन घर ले आना है। उस वक्त न दुकानदार आपसे पैसे बढ़ाकर मांगेगा, नहीं राशन लेने से इनकार करके आप अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। हालांकि दुकानदार के पास एक विशेषाधिकार है, ये कि वो आपको चुनने का मौका दे कि कॉन्ट्रैक्ट में जितना सामान देना तय था, या तो उतना सामान ले लो, या फिर सामान के वर्तमान मूल्य के बराबर रकम ले लो।
वो इनाम वगैरह में उतने ही मूल्य की नकदी का जिक्र होता है न कई बार, उसी तरह की व्यवस्था समझिए इसको। अब अगर सामान के रेट बढ़ गए तो जितने का सामान आपने लिया था उसकी रकम वापस लेने पर घाटा होगा। माँ ने शुरू में बताई पहली वाली कहावत चरितार्थ हो गई। राशन की दुकान प्रतीकात्मक फोटो बिजनेस टुडे। वायदे से फायदा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको अकेले दुकानदार ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देगा। उसका तो बिजनेस मॉडल ही है ये, सो वो कईयों के साथ ऐसा करार करके बैठा होगा। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें मई का राशन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इस कॉन्ट्रैक्ट को और अधिक दामों में बेच सकते हैं। दूसरी कहावत यहाँ फिट बैठती है। यहाँ पर उनका मकसद केवल फायदा कमाना है। राशन खरीदने से उन्हें कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से बाजार में इस कॉन्ट्रैक्ट का खरीदना बेचना चलता रहता है। जिस बाजार में ये खरीद बिक्री हो रही है उसे ही वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट कहते हैं। लोग किसी सुपरहिट मूवी की टिकट भी तो कई बार थोक में खरीद लेते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें मूवी देखनी है, बल्कि इसलिए कि उन्हें ये टिकट ब्लैक करके प्रॉफिट कमाना है। लेकिन इस ब्लैक करने में भी दो चीजें हो सकती हैं। पहली ये कि किसी टिकट ब्लैक करने वाले से कोई दूसरा टिकट ब्लैक करने वाला ही टिकट खरीद ले ताकि वो उसे और अधिक दामों में बेच सके। दूसरा ये कि ब्लैक करने वाले ने शुरुआत में टिकट इसलिए खरीदी कि उसे लगा पिक्चर भाईजान की है और हिट होगी ही होगी। लेकिन पिक्चर निकलती है ट्यूबलाइट। अब टिकट खरीदने वाले को पिक्चर तो देखनी नहीं, तो वह घाटा खाकर टिकट बेचना शुरू कर देता है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि टिकट हमेशा के लिए बचाकर नहीं रखी जा सकती। ये नहीं हो सकता कि आप सोचें, जब दाम बढ़ेंगे तो बेच दूंगा। ऐसा इसलिए कि आपके पास मैटिनी शो की टिकट है और उसको 3 बजे से पहले ही बेच देना है। इस 3 बजे को समझ लीजिए टिकट की एक्सपायरी डेट। अगर यहाँ पर टिकट के बदले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ब्लैक के बदले सब लीगल हो जाए, तो टिकट खिड़की के बाहर का सारा कारोबार वायदा बाजार या फ्यूचर मार्केट कहलाएगा। तब हम टिकट की एक्सपायरी डेट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट कहेंगे। जिस तरह टिकट खिड़की से बाहर निकलने से लेकर टिकट चेकर के हाथों फटने तक कई हाथों से गुजर सकता है, और इस दौरान उसकी कीमत घट या बढ़ सकती है। उसी तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बनने से लेकर डिलीवरी लेने तक कई हाथों से गुजरता है और उसके दाम घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन इस सब के दौरान दो चीजें ध्रुव की तरह टिकी रहती हैं। एक, पिक्चर बनाने वाले को मिला टिकट का दाम। दूसरा, दर्शक द्वारा देखी जाने वाली फिल्म का अनुभव। उम्मीद है वायदा बाजार को आप अब तक समझ गए होंगे। सेबी कुछ कमोडिटीज की फ्यूचर ट्रेडिंग पर रोक क्यों लगा रही है ये भी स्पष्ट है। अब इससे महंगाई पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी।